Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Varsha Yadav from Sri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh. Today I am going to deliver video lecture on Basic of Circuit Theory. Firstly हम स्टडी करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में. इसके अंतर्गत हम ओम्स लॉ, नोड्स, ब्रांचेस एंड लूप्स के बारे में जानेंगे. इसके बाद हम किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हमारा किरचॉफ करंट्स लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर सीरीज रजिस्टर एंड वोल्टेज डिवीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट हम पैरेलल रजिस्टर एंड करंट डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली हम जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में. ओम्स लॉ हमें रिलेशन बताता है वोल्टेज, करंट एंड रजिस्टेंस के बीच में. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इन अ रजिस्टर वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज अप्लाइड टू इट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर्स वैल्यू. सो हम ओम्स लॉ को मैथमेटिकली ड्रॉ भी कर सकते हैं, जो कि रिलेशन बताता है करंट एंड वोल्टेज एंड रजिस्टेंस. सो I इक्वल टू वी अपॉन आर कहाँ से आया, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जैसा कि ओम्स लॉ ने बताया था, हमें ओम्स जी ने बताया था उनके लॉ से कि हमारी जो करंट है जो कि फ्लो हो रही है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये है अप्लाइड वोल्टेज के. सो फर्स्टली ये हमारा ड्रॉ हो जाएगा एक्सप्रेशन एंड सेकेंडली उन्होंने बोला था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टर वैल्यू के. सो यहाँ पे हमारा I इंटू एंड सेकेंडरी हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इक्वल टू, इसको यदि हम आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वल के साइन में यदि हम बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टेंस. यहाँ पे उन्होंने सेकेंडरी हमारा जो बोला था उन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रजिस्टर वैल्यू. सो यहाँ से हमारा ये ड्रॉ हो जाएगा. यदि हम I निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इक्वल टू आई. सो ये तीन एक्सप्रेशन जो कि ओम्स लॉ जी ने कहा था उनके स्टेटमेंट से ड्रॉ होते हैं. जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास दो नोड है, एक एलिमेंट है. एलिमेंट में क्या है, हमारे पास रजिस्टेंस है. जब हम अप्लाइड करते हैं वोल्टेज को तो यहाँ पे हमारा करंट जो है फ्लो होगा किससे, रजिस्टेंस से. रजिस्टेंस एक एलिमेंट है जो कि पैसिव एलिमेंट है, यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा. रजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट है जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है. सो यहाँ पे हमारा जो पैसिव एलिमेंट रजिस्टेंस है वो करंट का अपोज करेगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के अंदर हमें प्रॉब्लम भी देखनी होती है, तो ये हमारा यहाँ पे हम ओम्स लॉ के थ्रू, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से हम यदि हमें गिवन है दो, एक हमारे पास रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है एंड दूसरा हमारे पास वोल्टेज सप्लाई की वैल्यू यदि गिवन है, तो हम यहाँ पे I को फाइंड कर सकते हैं V अपॉन आर से. अब यहाँ पे हमारे पास I हमें फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या क्या वैल्यू है, तो वोल्टेज हमारे पास गिवन है 100 वोल्ट्स. ओम्स लॉ के स्टेट से हम जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन था उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 100 अपॉन 10. यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू गिवन हो जाएगी 10 एम्पियर. 10 एम्पियर. नेक्स्ट हम देखेंगे नोड्स, ब्रांच एंड लूप्स. सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे. तो ब्रांच को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अ ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट सच एज अ वोल्टेज सोर्सेस और अ रजिस्टर. एंड नोड्स को हम डिफाइन करेंगे, अ नोड इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस. एंड थर्ड हमारे पास लूप. तो लूप एक हमारा क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है. सो अ लूप इज एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट. नेक्स्ट हम देखेंगे यदि हमें लूप नेटवर्क के अंदर हमें लूप देखना है, हमें मैसेज देखनी है, हमें ब्रांचेस देखनी है और हमें नोड्स देखने हैं, तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, जो कि इस फॉर्मूले से हम तीन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं एक सर्किट के अंदर. सबसे पहले V हमारा डिनोट करता है ब्रांच को, L हमारा डिनोट करता है
लूप को एंड एंड नोड करता है नोड्स को। सो यहाँ पे एक फॉर्मूले के थ्रू हम एक सर्किट के अंदर ब्रांच, लूप एंड नोड्स को डिस्कस कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं उनकी वैल्यू को। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक हमारे पास सर्किट डायग्राम होगा, जिसके अंतर्गत हमें देखना पड़ेगा नोड्स, ब्रांच और लूप्स को हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि हमारे इस सर्किट में क्लोज जो लूप है, क्लोज सर्किट है, इसके अंतर्गत हमारे पास हम फाइंड कर सकते हैं नोड्स को, ब्रांच को और लूप को। सो फर्स्टली हम देखेंगे ब्रांचेस को। तो ब्रांचेस हमारे पास 7 है। ये 7 ब्रांच कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं। फर्स्ट हमारी ब्रांच ये रहेगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 6th एंड 7th। ये हमारे पास 7th ब्रांचेस रहेंगी। एंड नोड्स क्या होते हैं, जब दो ब्रांचेस को कनेक्ट करने वाला। सो एक ब्रांच हमारे पास ये है, एक ब्रांच ये है। यहाँ पे जो हमारा नोड्स बनेगा इसको हम 1 काउंट करेंगे, एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, 5वां नोड एंड 6 नोड। तो ये हमारे 6 नोड हो जाएंगे। एंड लूप्स हमारा कहलाता है क्लोज पाथ, जहाँ से हम करंट को फाइंड कर सकते हैं, जहाँ से करंट फ्लो होती है। सो फर्स्ट लूप एंड सेकेंड लूप एंड थर्ड लूप। यहाँ पे हमारे पास लूप्स, ब्रांचेस, नोड्स और मैसेज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, हमारी फर्स्ट मैश एंड सेकेंड मैश। तो इसके थ्रू हम लूप्स, नोड, ब्रांचेस को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। एंड हम नेक्स्ट देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के अंदर मैंने आपको बताया था किरचॉफ्स करंट्स लॉ होता है एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। किरचॉफ करंट्स लॉ होता है एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। सो फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे या डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स करंट्स लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग अ नोड इज अ 0। कोई से भी नोड से, ये माना कि नोड है, यहाँ पे जितनी भी हमारी करंट एंटरिंग हो रही हैं उन सबका एल्जेब्रिक सम होगा इक्वल टू 0। और इसी को हम एक और स्टेटमेंट के द्वारा यानी कि सेकंड हम इनकी डिफाइन कर सकते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सम ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग आउट दैट द नोड इज इक्विवेलेंटली। यानी कि जो भी हमारी करंट इस नोड से आउटगोइंग हो रही है और जो करंट एंटरिंग हो रही है, यानी कि ये हमारी इस नोड से, ये नोड है, यहाँ से ये I5 जो करंट है वो आउटगोइंग हो रही है, यहाँ पे एरो पे हमें ध्यान देना होता है। और यहाँ पे I1 जो करंट है वो इस नोड पे एंटरिंग हो रही है। सो हमें इस डायग्राम में या हम इस किरचॉफ्स करंट लॉ में सबसे मेन देखते हैं, एरो पे ध्यान देते हैं, कौन से नोड पे एंटरिंग करंट है, कौन सी आउटगोइंग करंट है। सो हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्टली जो I1 है वो एंटरिंग हो रही है नोड पे, I2 है वो भी एंटरिंग हो रही है, I3 करंट है वही भी नोड पे एंटरिंग हो रही है। लेकिन आउटगोइंग करंट जो भी है वो हमारी I4 करंट है एंड I5 करंट है। ये क्या है, इक्वल टू, वो इसलिए इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और यदि हम इसे एल्जेब्रिक इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे जो भी नोड्स पे एंटरिंग आउटगोइंग हो रही है उन सब का सम होगा इक्वल टू 0। वहाँ से हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यदि हम फर्स्ट वाली स्टेटमेंट पे जाएंगे तो I1, I2 प्लस I3 एंड I4 आउटगोइंग करंट है, सो इसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो एंटरिंग करंट है उसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। I5 हमारा क्या है, आउटगोइंग करंट है इक्वल टू 0। इस डेफिनेशन का मतलब, ये जो स्टेटमेंट था इसका मतलब ये चीज़ है कि जो भी हमारे नोड पर एंटरिंग करंट है, आउटगोइंग करंट है, वो सम होगा किसका, इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट से हम इस वाले स्टेटमेंट पे पहुँच सकते हैं आराम से, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। सो फर्स्ट स्टेटमेंट से हम सेकेंड स्टेटमेंट को आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा किरचॉफ करंट्स लॉ है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक नोड है, इसे हम ए नोड मान लीजिए, कोई भी नोड बोल दीजिए आप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एरो, यहाँ पे I1 क्या है, एंटरिंग करंट है, I2 एंटरिंग करंट है, I3 आउटगोइंग करंट है एंड I4 आउटगोइंग करंट है। सो यहाँ पे हम देखेंगे I1 एंटरिंग करंट को हम प्लस में करेंगे एंड आउटगोइंग करंट को हम माइनस भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे।
I1 हमारा क्या रहेगा, इंटरिंग करंट, I2 हमारी इंटरिंग करंट है, माइनस I3 आउटगोइंग करंट है और I4 भी आउटगोइंग करंट है, इसलिए हमने इनको माइनस से शो किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 I4। यहाँ पे हम वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू 2 एम्पियर होगी, प्लस I2 की वैल्यू 9 एम्पियर होगी, I3 वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस I4 वैल्यू हमारे पास 4 होगी। सो यहाँ पे हम आगे इसको निकाल सकते हैं। 9 प्लस 2 11 हो जाएगा और माइनस का 4, तो 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7। तो हमारे पास क्या हो गया, I3 इक्वल टू 7 एम्पियर। ये इस न्यूमेरिकल से हमारे पास I3 वैल्यू निकल आएगी। ये सब चीज़ें क्या है, हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ है। अब हम देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ के अंदर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो बताता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द कंडक्टर्स इन एनी क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क प्लस द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन दैट पाथ इज 0। यानी कि यहाँ पे इस सर्किट में जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, चाहे वो हमारे पास ईएमएफ हो, चाहे वो वोल्टेज ड्रॉप हो, यानी कि यदि हम इसको मान लें कि ये एक ईएमएफ है, यानी कि एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे हम मान लें कि यहाँ पे एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यानी कि तीन चीज़ें हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब वोल्टेज ड्रॉप को हम कैसे शो करते हैं, तो प्रोडक्ट बताया गया है, होता ही है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस जो करंट रेजिस्टेंस से जो एलिमेंट से फ्लो हो रही है उसका जो अपोज कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप यानी कि इसको हम शो करते हैं वोल्टेज ड्रॉप को I इंटू R। सो हमारे पास यहाँ एक ब्रांच है, V1 हमने मान लिया है एक EMF सोर्स है, यानी कि वोल्टेज सोर्स है, और V2 एक क्या है, रेजिस्टेंस सोर्स है, V3 भी रेजिस्टेंस सोर्स है, V4 भी रेजिस्टेंस सोर्स है। सो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन पे भी हमें ध्यान देना होता है कि कहाँ पे हमने क्या लिया है। तो हमने V1 को यहाँ से हमने देखा है, I1 हमारी जो है करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रही है, यानी कि प्लस से हमारी निकल रही है, तो प्लस V1 माइनस ये साइन है, माइनस का V2 प्लस का V3 एंड माइनस का V4 इक्वल टू, आगे इसने बोला था एल्जेब्रिक सम ऑफ द क्या होता है, 0 होता है। सो आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि V1 प्लस V3 इक्वल टू V2 प्लस V4। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे V1 मैंने जैसे आपको बताया था कि V1 मैंने एक EMF लिया है, सो V1 को मैं एक वोल्टेज सोर्स काउंट कर रही हूँ, और V3 को मैंने क्या बोला था कि ये करंट एक रेजिस्टेंस सोर्स है, रेजिस्टेंस एलिमेंट लगा हुआ है जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू R3 इक्वल टू, यहाँ भी मैंने ब्रांच 2 पर भी मैंने क्या लिया था, एक रेजिस्टेंस एलिमेंट लिया था, सो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा I इंटू R2, एंड V4 पे भी मैंने एक रेजिस्टेंस एलिमेंट लिया था, सो यहाँ पे होगा हमारा I मल्टीप्लाई R3। ये चीज़ जो है हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है, और ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है। सो यहाँ से हम एक सर्किट एलिमेंट के अंदर, क्लोज पाथ के अंदर किरचॉफ करंट लॉ के थ्रू, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू हम वहाँ से यदि हमें करंट निकालनी है तो हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, एंड यदि मुझे वोल्टेज की भी वैल्यू निकालनी है तो मैं वो भी फाइंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल, किरचॉफ वोल्टेज का न्यूमेरिकल। सो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास गिवन है 15 वोल्ट जो कि एक वोल्टेज सोर्स है, एक एलिमेंट है R1 जो कि रेजिस्टेंस सोर्स है, एक एलिमेंट है R2 ये भी रेजिस्टेंस एलिमेंट है। सो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप करंट की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो करंट की कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो रेजिस्टेंस की कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लूँ कि मुझे करंट की फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो मैं R1 की वैल्यू 5 ओम ले सकती हूँ, और यहाँ पे भी मैंने 5 ओम ले लिया। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पे मेरा 15 वोल्ट हो जाएगा इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा I R1 प्लस I R2। अब आप देख सकते हैं 15 वोल्ट, और यहाँ पे I की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं R1 प्लस R2 कर दूंगी, और मेरे पास R1 और प्लस R2 दोनों ही 5-5 हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 ओम लिख दिया है, 10 ओम, और यहाँ से मैं फाइंड कर सकती हूँ I की वैल्यू 15 अपॉन में 10।
सो ये क्या निकलेगा मेरा एम्पियर में। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब आप देखेंगे सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। सर्किट जो हमारे बनते हैं वो दो टाइप से बन सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस जो एलिमेंट होते हैं तीनों को आपस में सीरीज में भी आप यदि आप सीरीज में इनको कनेक्ट करते हैं, यानी कि इनका सीरीज में कनेक्शन करते हैं, तब भी आप यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू या आर इक्विवेलेंट जो कि टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको निकाल सकते हैं, और पैरेलल में भी यदि कनेक्ट करते हैं तब भी आपका निकल सकता है। सो आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्टली सीरीज सर्किट। यहाँ पे हम देखेंगे सीरीज सर्किट में, सीरीज सर्किट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू होगी वो सीरीजली कनेक्ट होगी, सीरीजली कनेक्ट होगी, और जो भी हमारे कंपोनेंट कनेक्ट होंगे वो एंड टू एंड होंगे, यानी कि इस एंड से ये वाला कनेक्ट, इस एंड से ये वाला कनेक्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ देयर इज ओनली अ सिंगल पाथ फॉर करंट टू फ्लो। सीरीज सर्किट में करंट जो होती है वो डिवाइड नहीं होती है, वोल्टेज डिवीजन होता है। एंड पैरेलल सर्किट में यदि आप देख सकते हैं तो पैरेलल सर्किट में जो भी हमारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं वो बोथ हैंड से कनेक्ट होते हैं, एंड यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन नहीं होता है, करंट डिवीजन होता है। सो हम यहाँ पे ये जो सर्किट होते हैं, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन होता है सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। एक सर्किट में यदि हमें रेजिस्टेंस करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो हम सीरीज पैरेलल जो भी वहाँ पे हमारा सर्किट एलिमेंट होगा, क्लोज पाथ होगा, वहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे मैं इसके बारे में बताऊँगी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ आप देख सकते हैं सीरीज रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज डिवीजन। सीरीज के अंदर करंट डिवीजन नहीं होता, वोल्टेज डिवीजन होता, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप। तो आप देख सकते हैं सीरीज रजिस्टर को, द करंट फ्लोइंग थ्रू एवरी सीरीज कंपोनेंट इज इक्वल। मैंने जैसे आपको बताया कि करंट डिवीजन नहीं होता, वोल्टेज डिवीजन होता है। सो जो करंट हमारी फ्लो होगी सर्किट से वो हर एक कंपोनेंट में इक्वल रहेगी। यदि मेरी 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 1 एम्पियर की करंट मेरी यहाँ भी फ्लो होगी, 1 एम्पियर की करंट मेरी यहाँ भी फ्लो होगी, 1 एम्पियर की करंट मेरी यहाँ भी फ्लो होगी, और 1 एम्पियर की करंट मेरी यहाँ भी फ्लो होगी। इसका मतलब ये होता है। आगे आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में द टोटल रेजिस्टेंस, जिसे हम आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं या टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल ऑफ रेजिस्टेंस। दैट इज जो भी हमने यहाँ पे जितनी भी हमने रेजिस्टेंस वैल्यू लगाई है, हमने 4 लगाई है तो यहाँ पे हम 4 भी बढ़ा सकते हैं, एक्सेप्टा R1 R2 R3 जितनी भी हम चाहें ब्रांचेस रेजिस्टेंस एलिमेंट लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे थर्ड पॉइंट में क्या है लिखा है, द सम ऑफ ऑल ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप्स होता है I इंटू R। सो VR1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VR1 यहाँ पे जो भी हमारा I हो रहा है यानी कि I इंटू R1, यहाँ पे VR1 हो जाएगा। VR2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, I मल्टीप्लाई R2 प्लस VR3 की वैल्यू भी यही हो जाएगी I मल्टीप्लाई R3, एंड VR4 की वैल्यू भी हमारी I R4 हो जाएगी। सो इसे हम बोल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू द टोटल अप्लाइड वोल्टेज VT, यानी कि जो भी हमारा वोल्टेज लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको पहले ही बताया हुआ है। सो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं, और यदि हम चाहें कि करंट की वैल्यू में फाइंड करनी तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, और यदि हम चाहें कि हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करनी है तो वही भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो हम इसका देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बारे में। इसका एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम इसके बारे में। सो हम देखेंगे एग्जाम्पल में हमारे पास सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में हमारे पास R1 की वैल्यू जो है वो 4 ओम है, R2 की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 4 ओम है, एंड R3 की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास 2 ओम है, एंड R4 2 ओम है, एंड R5 हमारे पास 3 ओम है। सो सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है जितने भी हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए उन सबका सम कर देना। तो सीरीज में हमने देखा था अभी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, या मैं बोलूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मेरे पास जितने भी रेजिस्टेंस एलिमेंट लगाए हुए हैं उन सबका मैं सम कर दूंगी। यानी कि मैं सम करूंगी R1 R2 R3 एंड R4 प्लस R5। जैसा कि मुझे R1 की वैल्यू गिवन है 4, R2 की वैल्यू 4 गिवन है, R3 की वैल्यू 2 गिवन है, R4 की वैल्यू भी 2 गिवन है, एंड R5 की वैल्यू मुझे 3 गिवन है। सो इन सबका सम मैं करूंगी तो 4 4 8 2 10 12 और 15 ओम हो जाएगा मेरे पास। 15 ओम मेरे पास RT, या मैं बोल सकती हूँ इसको R इक्विवेलेंट। अब यदि मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, चूंकि मेरे पास V गिवन है
और मैंने ओम्स लॉ के थ्रू आपको बताया था कि मेरे पास ओम्स लॉ जो होता है वो 3 चीज़ों में रिलेशन बताता है, I मल्टीप्लाई R। यहाँ पे मुझे I फाइंड करनी है, यहाँ पे I है ये, और मेरे पास गिवन है R इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस गिवन है, और मेरे पास वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी गिवन है यानी कि मेरे पास 15 वोल्ट है। सो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ 15 इक्वल टू I मुझे फाइंड करना है, एंड R की वैल्यू है मेरे पास 15। सो आगे मैं यहाँ पे फाइंड कर सकती हूँ I को 15 वोल्ट अपॉन में 15 ओम इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1 एम्पियर, चूँकि करंट को मैं एम्पियर में शो करती हूँ, करंट को एम्पियर में शो ही किया जाता है जी। सो आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में पैरेलल रेजिस्टेंस एंड करंट डिवीजन। यहाँ पे हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस होंगे वो पैरेलली कनेक्ट होंगे, और यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन नहीं रहेगा, यहाँ पे करंट डिवीजन होगा। आप देख सकते होंगे द वोल्टेज अक्रॉस एवरी पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल। जो भी हमारा वोल्टेज होगा, यहाँ पे हमारा R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो लगा हुआ है रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो भी हमारे पास वोल्टेज जाएगा, यानी कि जो V की वैल्यू है ये R1, R2, R3, R4 सभी ब्रांचेस में, चारों ब्रांचेस में सेम रहेगी। करंट की वैल्यू हमारे यहाँ चारों ब्रांचेस में अलग अलग रहेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस रहेगा, चूँकि आपके पास क्या है पैरेलल में है, तो यहाँ पे प्लस नहीं डायरेक्टली होगा। यहाँ पे आपके पास यदि मुझे निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस, तो मैं निकालूंगी 1 अपॉन की रिस्पॉन्स में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। यहाँ से मैं डायरेक्टली वैल्यू भी फाइंड कर सकती हूँ। यदि मैंने इस चारों के बीच में रिलेशन बना लिया है, यानी कि इन चारों के बीच में यदि मैं रिलेशन फाइंड कर लूँ, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ। चूँकि अभी आपके पास फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं है, यदि आप निकालेंगे इससे तो निकल जाएगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा। सो आप देख सकते हैं कि आपने देखा होगा, इसके पहले भी एलसीएम वगैरह लिया है आपने, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा R2, R3, R4, एंड यहाँ पे आपका R2 से कनेक्ट डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास R3, R4 एंड R1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास R4 कट जाएगा, R1, R2 और R3 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल आया, आप देख सकते हैं कि अभी 1 के रिस्पॉन्स में यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे की वाली चीज़ें हमारे पास ऊपर पहुँच जाएंगी, प्लस में मल्टीप्लाई में R3 मल्टीप्लाई R4 अपॉन में आपका ये चला जाएगा सब चीज़ें R2, R3 और R4 नीचे। ये सब चीज़ें हमें फाइंड करनी होती हैं। जब हमारे पास सर्किट होगा तो वहाँ पे आपको टोटल यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू मांगता है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यदि आपसे पूछता है, फाइंड आउट के लिए बोलता है, तो डायरेक्टली आप पैरेलल सर्किट यदि आपका रहेगा तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए R1, R2, R3, R4 की वैल्यू। सो आपके पास डायरेक्टली आपके पास R इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी का न्यूमेरिकल। सो आप देखेंगे पैरेलल रजिस्टर में इसका न्यूमेरिकल, जैसे कि मैं बोल दूं कि यहाँ पे मैंने लिया है 5 ओम एंड 5 ओम। ये मैंने इसलिए बताया गया है क्योंकि देखो जब भी हमारे पास, मैं एक और रिलेशन बताऊंगी आपके पास, अभी पैरेलल ये रजिस्टर है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो बैटरी दी है या वोल्टेज जो हमारे पास है वो 10 वोल्ट है, और R1 और R2 की वैल्यू मेरे पास 5 ओम है, और यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है करंट को। सो आप डायरेक्टली पुट कर देंगे, यदि आपको अभी फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं जी, आप डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कैसे, कि जो आपकी टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का, और दोनों का यहाँ नीचे सम कर दीजिए। सो आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास क्या रहेगा, R1 मल्टीप्लाई R2 यानी कि 525, और आपके नीचे आ जाएगा आपका 10। तो आपके पास निकल आएगा 2.5। यहाँ से हमारे पास निकल आएगा वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस की 5 ओम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता रही थी कि जो भी मेरे पास सेम यदि वैल्यू है, पैरेलल में यदि मेरे पास सेम वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि मेरे पास सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे अभी मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस निकला था वो निकला था 2.5 ओम, यानी कि इस रेजिस्टेंस का जस्ट हाफ। यदि पैरेलल सर्किट है और सेम वैल्यू में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यानी कि रजिस्टर सेम वैल्यू का लगा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप डायरेक्टली
2.5 ओम का जो भी हमारे पास R1 या R2 जो भी वैल्यू दी है उसका हाफ कर दीजिए तो आपके पास निकल आएगा 2.5 ओम। और इन केस जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस स्लाइड में, जी प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो कि हमारा सीरीज सर्किट में था। सीरीज सर्किट में मैंने अभी लगाया नहीं है, आपको मैं बता दूं यहाँ पे, यदि इन केस में सभी की वैल्यू 4 ओम ले लेती, मैं एक सर्किट बना दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया, ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पे मेरे पास जो बैटरी लगी हुई है वो मैं बोल दूँ कि मेरे पास वैल्यू बैटरी लगी हुई है 15 ओम की, 15 वोल्ट की, 15 वोल्ट की, और मैंने 2 रेजिस्टेंस ले लिए हैं। एक मैंने सर्किट ले लिया डीसी, बैटरी ले ली मैंने जिसकी वैल्यू मैंने 15 वोल्ट दे दी है, और मैंने 2 रेजिस्टेंस ले लिए हैं। यहाँ पे मुझे आई फाइंड करना है और मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 और R2 मैंने ले लिया है 5 ओम एंड 5 ओम। सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो जस्ट डबल हो जाएगी, यानी कि सेम जो मेरे पास वैल्यू रहेगी। टोटल रेजिस्टेंस यदि मैं निकालूंगी तो R1 प्लस R2 कर दूंगी, यानी कि मेरे पास 5 प्लस 5 आ जाएगी, यानी कि मेरे पास जस्ट जो इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था वो जस्ट डबल हो जाएगा। जो भी मेरे पास सेम वैल्यू, रेजिस्टेंस की सेम वैल्यू यदि होती है तो यहाँ पे सेम वैल्यू है तो यहाँ पे वैल्यू का जस्ट दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और यदि पैरेलल सर्किट है और सेम वैल्यू है तो आपका क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि सीरीज है, सीरीज सर्किट है, और यदि उसमें इक्विवेलेंट वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है और इनकेस यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दे दी गई है तो उनको जोड़ दीजिए, उनका डबल कर दीजिए। और यदि पैरेलल सर्किट दिया है और सेम वैल्यू दे दी है तो उन्हीं रेजिस्टेंस का जस्ट हाफ कर दीजिए तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। सो आप यहाँ पे करंट को भी फाइंड कर सकते हैं, I इक्वल टू 15 अपॉन जो कि हमारे पास वोल्ट दिया था 15 अपॉन में 10 ओम। सो यहाँ से हमारे पास 1.5 एम्पियर आपकी करंट निकल आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि हम ओम्स लॉ और करंट डिवीजन लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये सभी चीज़ें पढ़ रहे थे। तो यहाँ से आप इस स्लाइड से, इस वीडियो से आप जो भी बेसिक सर्किट थ्योरी है उसको आप, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है कोई भी क्लोज पाथ सर्किट के लिए इलेक्ट्रिकल, यदि आप इंजीनियर हैं तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मेरे को सुनने के लिए, धन्यवाद।